दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत चीन सीमा विवाद। इस विवाद को हम दो रूप में देख सकते हैं। पहला एलएसी का मुद्दा, दूसरा अक्साई चीन का मुद्दा। हालांकि दोनों मुद्दे एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों मुद्दों को अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी बेहतर समझ विकसित होगी। अक्साई चीन का मुद्दा भारत के उस सीमा विवाद से है जिसे भारत मानता है और चीन नकारता है। वहीं दूसरी ओर एलएसी वह लाइन है जो 1962 के अप्रत्याशित चीनी हमले के द्वारा बनी। तो चलिए हम बातों को शुरू करते हैं भारत चीन के आधुनिक संबंधों की शुरुआत से। 1945 में चीनी गृह युद्ध शुरू हुआ और 49 में माओ जेडुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले की कुओमितांग सरकार को हटाकर सत्ता स्थापित करी। इस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम मान्यता देने वाला देश भारत ही था। यहीं से भारत और चीन के आधुनिक संबंधों की शुरुआत हुई। इसके बाद 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जो कि भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट की तरह काम करता था। चीन के इस हरकत से भारत नाराज तो हुआ, पर उसने कोई आपत्ति नहीं की। यह भारत की बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई, जिसने आगे चलकर सीमा विवाद को जन्म दिया। आगे 1954 में भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुआ। 5 शील कुछ इस तरह से हैं, जैसे एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। परंतु सीमा तय करने की जब बात आई, तब चीन ने यह कहकर टाल दिया कि उससे पूर्व की कुओमितांग सरकार के नक्शे का अध्ययन उसने नहीं किया है। इस बात पर आगे बात की जा सकती है। इसी बीच 1959 में तिब्बत में एक विद्रोह हुआ। दलाई लामा, जो कि तिब्बत के धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख होते हैं, अपने अनुयायियों सहित गिरफ्तारी के डर से भारत आ गए। दलाई लामा को भारत ने शरण तो दी, परंतु निर्वासित सरकार या राजनीतिक गतिविधियों की आज्ञा कभी नहीं दी। यहाँ पे निर्वासित सरकार के लिए हम बता दें कि निर्वासित सरकार विद्रोही द्वारा किसी एक देश में अपने देश की सरकार बनाना होता है। ऐसी सरकार को निर्वासित सरकार कहते हैं। ये जो दलाई लामा थे, ये 14वें दलाई लामा थे, जो इस समय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान में अभी भी रहते हैं। इससे चीन नाखुश हुआ। उसने उसी साल अक्टूबर में लद्दाख के कोंकका दर्रे में भारतीय सुरक्षा दल पर गोलियां चलाई। इसके बाद 1960-61 के दौरान होने वाली वार्ताओं का कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। बस इतना ही तय हुआ कि अफसरों को पहले सारी बातें विस्तार से तय कर लेनी दी जानी चाहिए। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर अप्रत्याशित रूप से हमला कर दिया। ये अनएक्सपेक्टेड अटैक भारत का अनादर करने के लिए किया गया था। सितंबर में थांगला पहाड़ी पर हमला करके वहां से भारतीय फौजों को हटा दिया गया। अक्टूबर में गलवान घाटी की 13 सीमावर्ती चौकियों पर कब्जा कर लिया। पूर्वी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक घुसा है। इस अप्रत्याशित हमले से भारत में हड़कंप मच गई। तत्कालिक प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन और अमेरिका से सैन्य सहायता मांगी। इस सहायता मांगने की वजह से तत्कालिक प्रधानमंत्री जी को अपने दल और विरोधी दल की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके इस तरह से सहायता मांगने से भारत की सुरक्षा का दुष्प्रचार हुआ। लेकिन चीन 24 घंटे के भीतर वापस जाने की एक तरफा घोषणा कर देता है। ये वापस जाने की घोषणा में उसने इस चीज को मेंशन किया है कि वो जहां तक अपनी
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझता था, वहां तक जाकर के उससे 20 किलोमीटर या 12 मील पीछे तक आ गया है और वहीं से शुरू हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्टोरी। अब आगे बढ़ने से पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वह सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रण क्षेत्र से चीन के नियंत्रण सीमा क्षेत्र को अलग करता है। मतलब कि वह लाइन जिसके अंदर भारतीय क्षेत्र में भारत का पूर्ण नियंत्रण है और जिसके उस तरफ चीन का पूर्ण नियंत्रण है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर आप रेड लाइन से देख रहे हैं, जो इसको बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। पश्चिमी, जो कि हमारे देश की यूनियन टेरिटरी लद्दाख से मिलता है, और मध्य भाग इसका मध्य भाग जो कि हमारे देश के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से के बॉर्डर से मिलता है, और ईस्टर्न पार्ट या पूर्वी भाग सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। ये इस ईस्टर्न पार्ट को मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, जो कि तिब्बत और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सीमांकन रेखा है। इसको सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में आयोजित शिमला कन्वेंशन में ब्रिटिश और तिब्बत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। उन्नीस के बाद 1967 में चाइना ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। सितंबर में सिक्किम के नाथुला पोस्ट पर हमला किया, अक्टूबर में चोला पोस्ट पर हमला किया। इस युद्ध में भारत विजयी रहा। इस युद्ध का कारण यह कहा जाता है कि इन तीनों देशों के, इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन में स्थित चुम्बी वैली के विवादित क्षेत्र पर नियंत्रण पाना था। इसके बाद 1987 में सुंगडरांग वैली में सैन्य झड़प हुई। सुंगडरांग वैली की लोकेशन हम देख लेते हैं कि ये है अरुणाचल प्रदेश, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, और इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तवांग डिस्ट्रिक्ट, और इस तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये है सुंगडरांग चू वैली। फिर 2017 में डोकलाम, दोनों सेना आमने सामने हैं। डोकलाम चाइना और भूटान के बीच की विवादित सीमा का एक स्थान का नाम है, जो कि इंडिया, चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन में पड़ता है। 2017 में हुआ यूं कि डोकलाम के पास विवादित स्थल पे चीन ने रोड बनाने के लिए अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी, तो भूटान की तरफ से भारत ने ऑपरेशन जूनिपर के तहत 2 बुलडोजर और 270 के लगभग सैनिकों को लेकर नाथुला सीमा पार कर डोकलाम में प्रवेश किया। इसका परिणाम यह हुआ कि चाइना को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद हाल ही की झड़प 2020 में जो हुई, मई में गलवान नदी घाटी में भारत द्वारा सड़क निर्माण पर चीन ने आपत्ति जताई, जिसके परिणाम स्वरूप 15-16 जून 2020 में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में हाथापाई हुई। भारतीय सूत्रों के अनुसार इस हाथापाई में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 1 अधिकारी, चीन के 43 सैनिक और 1 अधिकारी मारे गए।
अब इस नक्शे में हम देख सकते हैं कि गलवान घाटी किधर है। ये है गलवान रिवर और ये है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि नीचे पेंगोंग लेक को 20 से 2 भागों में बांटती है। आइए अब बात करते हैं इन झड़पों का कारण क्या है। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि LAC एक लूज लाइन है। मतलब यह है कि कुछ क्षेत्रों में इस लाइन को लेकर के भारत और चीन में विवाद है। इसको हम इस स्ट्रक्चर द्वारा समझ सकते हैं। भारत के द्वारा मानी जाने वाली LAC और चाइना द्वारा बताई जाने वाली LAC एक दूसरे को पार करती है। मतलब चाइना द्वारा बताई जाने वाली LAC भारत की ओर और भारत द्वारा मानी जाने वाली LAC चाइना की ओर पड़ती है और इसके बीच में एक क्षेत्र बनता है जिसको संघर्ष क्षेत्र कहा जा सकता है। जब जब चाइना द्वारा इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जाती है तो अक्सर भारत द्वारा मानी जाने वाली LAC का उल्लंघन होता है। ऐसी ही स्थिति पेंगोंग लेक से गुजरने वाली LAC के आसपास के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ये है हमारी LAC और ये है पेंगोंग लेक, LAC जिसको 2 भागों में बांटती है। इसी समझ के साथ पेंगोंग लेक की स्थिति को समझते हैं। लेक के जिस स्थान से LAC गुजरती है वहां की स्थल आकृति हाथ की हथेली के समान है और उसकी 8 फिंगर। चीनी पोस्ट फिंगर नंबर 8 पे स्थित है, इस इमेज में रेड कलर से दिखाया गया है, और भारत का नियंत्रण फिंगर नंबर 4 तक है, इस इमेज में ब्लू कलर से दिखाया गया है। लेकिन चीन यह बताता है कि LAC फिंगर नंबर 2 से गुजरती है और भारत मानता है कि LAC फिंगर नंबर 8 से गुजरती है। इस क्षेत्र में जब चीन के सैनिक अक्सर फिंगर नंबर 4 को पार करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय सीमा का उल्लंघन होता है और नतीजा सैन्य झड़प के रूप में आता है, जैसा कि हाल ही के दिनों में हुआ। अब बात करते हैं कि जब जब LAC की विवादित क्षेत्र में चीन की कारगुजारी की वजह से अशांति आती है तो समाचार पत्रों में एक तंत्र WMCC का जिक्र आता है। ये है क्या, उसके बारे में भी जान लेते हैं। WMMC, जिसको द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, मतलब कि परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसका कार्य भारत चीन सीमा पर शांति लाना और शांति लाने के उपाय का सुझाव देना है। यह संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता आयोजित करता है। इस समय भारत के विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशियाई क्षेत्र के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव जी हैं, जो इस मंच की डिप्लोमेटिक टॉक्स में भारत की तरफ से हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाल लेते हैं। चीनी गृह युद्ध 1945 से 1949 के बीच में हुआ। चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1950 में किया। पंचशील समझौता 1954 में हुआ। तिब्बत में विद्रोह 1959 में हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 और 1967 में हुआ। सिक्किम के 2 दर्रा हैं, नाथू ला, चो ला। ला का मतलब यहाँ पर दर्रा से ही होता है। पेंगोंग लेक उच्चतम खारे पानी की झील है। WMCC की स्थापना 2012 में हुई। संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव जी। अब अगले वीडियो में हम अक्साई चीन के मुद्दे पर बात करेंगे।
कैसे वह अखंड भारत का हिस्सा है और कैसे चीन ने इस पर कब्जा कर लिया है, और उन लाइनों की भी बात करेंगे जिसे भारत मानता है और चीन नकारता है। तो तब तक के लिए जय हिंद।